अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा पहला लेक्चर जो है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब फिर जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। जो भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो चैनल पे मतलब न्यू है तो वो जो है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब दबाएंगे तो फिर आपको जो है मेरी जो जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूँगी तो आप तक पहुँचती रहेंगी इंशाल्लाह। और मैं फुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ आ जाए मेरी हर एक बात जो है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कल जो है हमने इसको देखा था, हमने इंट्रोडक्शन देखा था बायोलॉजी का, ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी उसमें। और इसके बाद हमने कुछ इसकी 3 डिवीजन्स के बारे में डिस्कस की थी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लेकिन आज जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ये मार्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है। अब मार्फोलॉजी क्या है? अब मार्फोलॉजी में बच्चे आप लोगों को पता है कि हम लोग मार्फोलॉजी में क्या करते हैं। मार्फोलॉजी में बेसिकली सिंपली तौर पर ये होता है कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि हमने उसकी साख पढ़नी होती है। हमने मतलब ये देखना होता है कि ऑर्गेनिज्म जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब किस किस्म का जानदार है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग ये देखते हैं कि मतलब वो देखने में कैसा नज़र आता है, ठीक है। तो ये तो उसकी मार्फोलॉजी में आ जाता है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? डील विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में जो स्टडी करें, जैसे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च वगैरह, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ठीक है। क्योंकि बच्चे कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल में ग्लूकोज आ जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल में कहते हैं स्टार्च आ जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम एनाटॉमी की बात करते हैं। अब एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी जो है बच्चे इसमें ये होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो अंदरूनी साख का मुताला किया जाता है वो एनाटॉमी होती है। जैसे कि हम लोग देखें कि उसका जो है अंदर वाला स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें जो है हम लोग बात करें अगर कि आया कि इसमें जो है मतलब जो जानदार है, मतलब उसका जो स्टमक है वो किस किस्म का है, ठीक है। उसकी जो फिज़िकल मतलब उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को हमने मार्फोलॉजी में देख लिया। अब एनाटॉमी हमने ये देखनी कि उसका जो है मतलब सेक्सुअल ऑर्गेन्स कैसे हैं, ठीक है, हमने ये चीज़ देखनी है। उसका स्टमक देखना है, उसका लीवर देखना है, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी बच्चे हिस्टो का मतलब जो है बेसिकली होता है टिश्यूज़, यानी कि हिस्टो लफ्ज़ जो है किससे अखज़ हुआ है? टिश्यूज़ से अखज़ हुआ है, ठीक है, बेसिकली अगर हम देखते हैं तो। अब हिस्टो जो है टिश्यू से अखज़ हुआ है। अब हिस्टोलॉजी हिस्टो टिश्यू लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी करें हैं कि जो टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब सेल बायोलॉजी बच्चे क्या है? जाहिर सी बात है, अब इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, इसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सारी के क्या हैं बच्चे? बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स मिलकर बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर फंक्शन करते हैं और फंक्शन करने के बाद सेल्स मिलकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और इस तरह से ये जो सेल के बारे में, सेल की ऑर्गेनाइज के बारे में जो स्टडी की जाती है बच्चे, इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो ये ब्रांच डील करती है द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन, के सेल की डिवीजन कैसे हो रही है। एक तो सेल के बारे में, ऑर्गेनाइज के बारे में स्टडी, और दूसरी बात ये है कि सेल की जो डिवीजन है वो मतलब किस तरह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी सारी सी बात हम कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस किसी भी इंसान की वो कैसी है, ठीक है। अब जिसमें हम लोग जो है कि उसका फिजिकल क्या है, मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या काम कर रहा है। अब फिजियोलॉजी में क्या है कि ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं। अब वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि उनका जो है मतलब बाजू हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, टांगें हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उनका लीवर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनका मतलब आप देखें कि आई कंटेक्ट कैसा है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस में आ जाते हैं। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनके बारे में स्टडी की जाती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, उनका कलर कैसा है, उनकी हाइट क्या है, ये सारी फिजियोलॉजी में आ जाती है। अब जेनेटिक्स बच्चे सारी सी बात है जीन्स के बारे में होती है। अब जीन्स में आपको बता दूं कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर मतलब जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है ना स्टोर, बच्चे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन। अच्छा, जीन जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जीन्स जो हैं, इन जीन्स की स्टडी और इनका जेनेटिक्स में रोल क्या कहलाता है? जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि मीन्स ट्रांसमिशन करेक्टर, यानी कि जाहिर सी बात है बच्चे जीन्स के अंदर एक करेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब वो जीन्स की मदद से जो ट्रांसमिशन होती है करेक्टर की, वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो वो क्या होती है? जेनेटिक्स की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। ये बात होगी जेनेटिक्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी बच्चे ये होता है कि जब मतलब एम्ब्रियो बनता है, नेम से ही मेंशन है, तो एम्ब्रियो के बाद जो है जैसे मतलब फिटस होता है, उसके बाद फिर वो अडल्ट की फॉर्म में आ जाता है, फिर उसके बाद वो ग्रो अप करता है।
अब ये होता है कि जब एक एम्ब्रियो से जब तक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है तो ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। यानी कि एम्ब्रियो बना, उसके बाद उसमें क्लीवेज हुई, उसके बाद उसमें डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद भी उसके मतलब मुख्तलिफ आर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए, तो ये ब्रांच क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। ठीक है बच्चे, जैसे कि मतलब ह्यूमन बीइंग्स में भी एम्ब्रियोलॉजी का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी हैं, मतलब सब में एम्ब्रियोलॉजी का प्रोसेस जो है वो होता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट बात आ जाती है किस चीज़ की, कि आया टैक्सोनॉमी क्या है, मतलब ये टैक्सोनॉमी क्या है बच्चे, टैक्सोनॉमी ज़ाहिर सी बात है, अब टैक्सा से लिखना है ये लफ्ज़। टैक्सा का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स। अब टैक्सोनॉमी का मतलब है बच्चे ग्रुप बंदी करना, यानी क्लासिफिकेशन करना, ग्रुप बंदी करना। अब टैक्सोनॉमी क्यों की जाती है, मतलब क्यों जानवरों को ग्रुप्स में डिवाइड किया था, क्योंकि बच्चे इसलिए कि जानवरों को उनकी सिमिलरिटी की बेसिस पे, उनके डिफरेंसेस की बेसिस पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ताकि हमें जो है स्टडी करना इनको ईजी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, नेम देते हैं, उन क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ग्रुप्स के बाद फिर किसमें, सब ग्रुप्स में, इनके छोटे छोटे ग्रुप्स में देखना किंगडम है, 5 किंगडम है। ठीक है, तो उन 5 किंगडम को उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट मतलब ग्रुप्स में, वो 5 ग्रुप्स हैं, उसके बाद उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सारा क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद हम पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी बच्चे क्या होता है कि ये फोसल्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। आप देखिए डायनासोर है, तो काफ़ी देर हो गई डायनासोर को, मतलब इस दुनिया फ़ानी से जो है ख़त्म हुए हुए, लेकिन ये है कि हमें जो है अब इसका कैसे पता चला कि डायनासोर प्रेजेंट है, हमें जो है उसके ज़मीन के अंदर जो है बच्चे क्या हो कि फोसल्स मिले हैं। ठीक है, उन फोसल्स को साइंटिस्ट ने स्टडी किया, फिर उसके बाद उन फोसल्स से जो है साइंटिस्ट ने उसकी एज का अंदाज़ा लगाया कि आया कि इसकी एज क्या है। वो कैसे एज का अंदाज़ा लग सकता है बच्चों, इस तरह से लग सकता है कि देखें वो जो लेयर्स होती हैं उसके ऊपर मिट्टी की, जैसे जैसे वो उसको रिमूव करते जाते हैं, तो जितनी लेयर्स होती हैं उसके हिसाब से रिमूव करते जाते हैं, और उनको पता चलता जाता है कि ये जो हैं मतलब इसके बाद कि इतनी जितनी लेयर्स रिमूव हुई उसके बाद पता चलता है कि इतने साल पुराना है। ठीक है, तो अब ये जो फोसिल्स की स्टडी है, ये जो मतलब करते हैं साइंटिस्ट, तो जो कि मतलब विच आर द रिमेनर्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नापेद हो गए हैं, उनके जो रिमेनर्स बच गए हैं, तो उससे जो चीज़ बची है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास पैलेंटोलॉजी कहलाती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है कि मतलब ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील्स करती है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। क्या आया मतलब जानदारों का, ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, क्या ताल्लुकात है, क्या लेन देन है, बायोटिक कंपोनेंट का क्या ताल्लुक है। जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट जो है वो बायोटिक और एबायोटिक से मिलकर बनता है ना। अब बायोटिक और एबायोटिक इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम की स्टडी समझ लें आप, या आप कह लें कि इंट्रैक्शन देख लें मतलब जानदारों की उसके माहौल के साथ, तो भी क्या आती है बच्चे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। अब सोशल बायोलॉजी, सोशल हम कहते हैं ना अपना सोशल बिहेवियर, तो देखें। ठीक है, तो अब सोशल बिहेवियर जो है ये यही होता है कि मतलब एक सोसाइटी में रहते हुए इंसान जो है उसका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ। तो इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी कराता है। अब पैरासाइट्स बच्चे क्या होते हैं, पैरासाइटोलॉजी ब्रांच है जब हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। लेकिन पैरासाइट्स होते क्या हैं, पैरासाइट बच्चे वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जानदार के जिस्म के ऊपर रहते हैं, उनसे खुराक लेते हैं, उनसे हिफाजत लेते हैं, और बदले में क्या होता है उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं बच्चे। देखें बाज़ आप देखें कि आपकी मतलब जो हैं ये जुएँ जो होती हैं मोस्टली तौर पर, तो ये क्या होता है, ये लाइस ये रहती हैं मतलब ह्यूमन के हेड के ऊपर रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनके बालों को जो है मतलब इनके ऊपर रहती हैं, रहने के बाद क्या होता है वहाँ से खुराक भी ले ली, सब कुछ ले ली, बदले में क्या बालों को नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, उनकी प्रोटीन जो है डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे आ जाए ज़रा बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी बच्चे सारी सी बात है, ये जो दूध है, दूध से हम लोग बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, इसके अलावा हम लोग योगर्ट बना रहे हैं। तो ये सारा बच्चे जो है योगर्ट दही को आ रहे हैं, तो ये सारा जो है ना बच्चे ये बायोटेक्नोलॉजी का किरदार है। बायोटेक्नोलॉजी बच्चे क्या है कि हम लोगों ने जानदारों को इस्तेमाल करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना है किस चीज़ के लिए, मतलब अपने ही फ़ायदे के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल ये डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना है टू मेक द सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के मैनकाइंड के इंसानों के फ़ायदे के लिए, यानी कि हमने इस्तेमाल करना है बायोटेक्नोलॉजी को। इसके अलावा बच्चे इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी क्या है कि इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी की जाती है, वो इम्यूनोलॉजी होती है, जो कि डिफेंस विद द अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स के माइक्रोब जो हैं वो जिस्म के अंदर ना इन्वेड करें, ना आ सकें। ठीक है, इसके खिलाफ डिफेंस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चे, ये इम्यूनोलॉजी है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ब्रांचेस रह गई हैं।
तो इंशाल्लाह मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर इसके अलावा मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वो हो, तो आप जो है मुझसे मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो है उसमें मतलब अगर आपको कोई मतलब इस चीज़ की समझ ना आई हो, आप जब चाहते हो कि लास्ट जो है मतलब वो आपको मिले, तो उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है मतलब मैं ज़रूर दूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फजल खुदा, टेक केयर, बाय बाय।